डाली थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईद मुबारक। एक गरीब आदमी अकेला बैठा सोच रहा होता है, क्या करूं यार, ईद में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नूरा को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, गुल्लक तोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर वो एक घर की तरफ जाता है और अंदर पड़े संदूक से एक गुल्लक निकालता है। जैसे ही वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है तब उसको कुछ याद आता है। एक गांव में गरीब परिवार रहता था। वो परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थीं। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते, वो कहती, पापा चलो लाओ आज का टैक्स, चलो चलो जल्दी करो। अरे साहब, इस बार छोड़ दो, कल ले जाना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते, जिनको वो पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। चलो चलो, अब आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वो गुल्लक उसी चारपाई पर रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 चोर वहाँ आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वो पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे पहुँचता है, जहाँ उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत? हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता ही है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी कम है। अरे हाँ, यही तो, हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते? और बताओ क्या मदद करूं? सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मना कर दिया। अब अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो कहता है, मदद तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम बोलता चलूं। और बताइए सब खैरियत? अल्लाह का रहम है। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हमारे बिग बॉस हो। जरूर। ये कहकर वो गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपए का नोट ही होता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वो खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि वापसी में गुड़िया जरूर खरीद कर आना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? और वो सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वो ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आ गए बॉस हम, ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। जाओ, अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहाँ से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है, उसने एक दफा उसमें 100 रुपए डाले थे।
क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है। लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वो गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वो समझ ही नहीं पाता। पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वो सब खुशियां वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा, आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती हैं। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, या अल्लाह, इतने पैसे, कोई चोरी तो नहीं की आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर नूरा कहती है, वो कागज नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये न लगे कि वो पैसों से तंग हैं। मुझे यकीन है आप पर, एक दिन आप ये सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर जरूर दोगे। नूरा, तो देखा आपने, जिस मुराद में सच्चाई होती है वो हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, ईद मुबारक। धीरज जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि कार की पिछले वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूखी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा। सुशील ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। भूतों का ढाबा। धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा सुशील घर आए तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी, एक तो इतना दूर है, ऊपर से वो लोग भी बहुत कम रहते हैं और तो और वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा ना, मैं तो ना जाऊं। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गई है वहां। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा, वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहां कार से पहुंचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बनाकर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहां सड़क पर कई सारे ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साए साए करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे शूशू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम ही ने तो कहा कि शूशू आ रही है। चलो चलो जाओ, पहले शूशू करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। देखो, शूशू रोकना अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते। चलो जाओ, शूशू करके आओ। धीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार से बाहर निकले। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम शूशू करने जाओ, ठीक है? अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तब उनकी जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से शूशू कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि कार की पिछले वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूखी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा। चुड़ैल चुड़ैल, पापा चुड़ैल चुड़ैल।
धीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। क्या हुआ धीरज? पापा, डिक्की के अंदर एक भूतनी है। मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी थी। सुशील ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिक्की खोली। अरे धीरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुशील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भर पेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दराती थी। वो धीरज के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? अरे जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुशील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुशील के कान में कुछ कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सुशील ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो दराती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। हम लेट हो रहे हैं, बहुत लेट हो रहे हैं। हमें जाने दो। चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब कोई और चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थीं। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सुशील ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दराती छीनी और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से। तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सुशील ने बहुत कोशिश की लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सुशील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सुशील ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां पर एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबे में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी और औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहां ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। मौसम कितना बढ़िया है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब अगर इससे बातें शुरू हो जाए तो सफर अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग की जिप खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे जिप नहीं खुलती। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है, आज अमावस्या की रात है। आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती है। सब अपना ध्यान रखना। ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब जगजीत अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वो देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। जगदीश चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। अपने बैग से वही बोतल निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां पर उसको दिखाई देता है टीटी की गर्दन पर सुनैना अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है।
उस टाइम वो डरावनी लग रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। जगजीत टीटी को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन जगजीत में उलझ कर रह जाती है। मौका देखकर पल्लवी डायन के बाल खींचकर जितने भी उसके हाथ में आते हैं उसको बोतल पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती है। भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। पल्लवी एक मंत्र पढ़कर बोतल में